आप भारत के किसी भी कोने में जाकर किसी भी मोदी अंधभक्त से मिल लीजिए और उससे पूछिए कि 10 सालों का इनका कोई सफल कार्य बता दो, तो वो सबसे ज्यादा भरोसे से एक ही बात बोलता है कि साहेब के आने के बाद विदेशों में डंका बजने लगा। विदेश नीति बड़ी मजबूत है इनकी। मगर आज की हकीकत ये है और पिछले कुछ ही घंटों में जो घटनाएं सामने आई हैं वो बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी का विदेशों में डंका पूरी तरह से फट चुका है। हालांकि ऐसा कोई डंका था भी नहीं, मगर अब फट चुका है। जो कल्पनाओं में था वो भी। विदेश नीति पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। उंगली अमित शाह पर भी उठी है। सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से भी है, लेकिन गोदी मीडिया चुप है। वो सरकार से सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार की हाँ में हाँ मिला रहा है। और कभी कभी तो सरकार को डिफेंड करने में सरकार से भी आगे निकल जाता है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश पर चिल्लाने वाला गोदी मीडिया चीन के साथ तनाव पर बात नहीं करता। वो ये सवाल भी नहीं करता कि आखिर लद्दाख से लगी सीमा पर चीन कैसे बस्तियां बसा रहा है और चारों तरफ सन्नाटा क्यों है। वो ये सवाल भी नहीं करता कि आखिर कनाडा मोदी सरकार पर गैंग चलाने का आरोप क्यों लगा रहा है। सवाल तो इस पर भी होना चाहिए कि आखिर भारत सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि कनाडा भारत के कथित सीनियर ऑफिसर पर भी आरोप लगाने लगा। आखिर वो सीनियर अधिकारी कौन है, ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। 2014 के चुनाव में लाल आंख दिखाने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी अब खामोश हैं। सोई पटक सन्नाटा है। कनाडा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, लेकिन अमेरिका के आगे घुटने टेक चुके हैं। कनाडा की सरकार क्यों खालिस्तानी निज्जर की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ रही है? क्या भारत सरकार गैंग चला रही है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी उसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सवाल तो यह भी है कि यूएन शांति मिशन में लेबनान में तैनात भारतीयों की सुरक्षा को लेकर यूएन के प्रस्ताव से भारत सरकार कन्नी क्यों काट गई? आखिर इजराइल को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और कहां तक जाएंगे? और कनाडा ही सिर्फ भारत पर आरोप नहीं लगा रहा है, केन्या जैसे देश भी आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वहां के एक बड़े नेता से अडानी को मिलवाया था। तो क्या नरेंद्र मोदी अडानी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? आम भाषा में जिसे दलाल कहते हैं। कनाडा, केन्या, अमेरिका और चीन के साथ भारत के रिश्ते अब सामान्य नहीं रह गए हैं। मोदी घिर चुके हैं। उनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ये भारत के लिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई सवाल नहीं हो रहा है। टेंशन की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर गैंगस्टरों के साथ मिलकर हत्या कराने का आरोप लगा है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सरकार पर गैंगस्टर के साथ मिलकर काम करने का आरोप लग रहा है। ये कोई नॉर्मल आरोप नहीं है। यह आरोप दुनिया की नजर में भारत की इमेज को खराब करने वाला है। एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी गई तो फिर कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। उस क्रेडिबिलिटी को बनाने में फिर लंबा वक्त लगेगा। इससे पहले कि हम नरेंद्र मोदी के फटे हुए डंके का कच्चा चिट्ठा खोलें और बात करें कि किस तरीके से जिस मुद्दे पर अंधभक्तों को पिछले 10 साल से टोपी पहनाई गई है, वो टोपी अब तूफान में उड़ चुकी है। आप सभी दर्शकों से एक अपील है कि चैनल पर पहली बार हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर बात कर पाते हैं, गोदी मीडिया के जहर को कम करने का प्रयास कर पाते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करिए। कनाडा का आरोप कोई साधारण आरोप नहीं है। सिद्धू मूसेवाला, करणी सेना के नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी, बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया है। इसी गैंग ने सलमान खान को धमकी दी है, उनके घर के बाहर फायरिंग की है। ये सब बिश्नोई गैंग ने किया। अब कनाडा ने इसी बिश्नोई गैंग पर खालिस्तानी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है। कनाडा ने कहा है कि भारत सरकार के राजनयिक कनाडा में बैठकर जानकारी जुटाते हैं और फिर वो जानकारी बिश्नोई गैंग को दी जाती है। लेकिन जैसे ही बिश्नोई गैंग का नाम आता है, इसमें गुजरात का कनेक्शन आ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वहीं से जेल के भीतर से पूरा सिस्टम चला रहा है। बाहर हत्याएं हो रही हैं और वो जेल में बैठकर जिम्मेदारी लेता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी जांच एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं ले सकती। 30 अगस्त 2023 को अमित शाह के मंत्रालय ने आदेश जारी किया था कि कोई भी एजेंसी पुलिस बिश्नोई की 1 साल तक कस्टडी नहीं ले सकती। इस आदेश के पीछे कारण बताया गया कि बिश्नोई को लाने और ले जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। अडानी के चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि गृह मंत्रालय के इस साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब अगस्त 2025 तक कोई भी लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं ले सकता है। सवाल अमित शाह से है कि जो व्यक्ति जेल में रहकर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है, लोगों की हत्याएं करवा रहा है, उसे बाहर निकालने से कौन सी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी? और ये कितने शर्म की बात है कि जो अपने आप को विश्वगुरु कहा करते थे और जो खुद को नकली चाणक्य कहलवाते हैं, उन सब की बुद्धि, उन सब का तिकड़म और उन सब की सारी ताकत समाप्त हो चुकी है क्या? एक गैंगस्टर उन्हीं की जेल में बैठकर इतना सब कुछ कर रहा है और ये सब सबकी
जबान बंद हो चुकी है। क्या ये सीधा सीधा लॉरेंस बिश्नोई को कानूनी संरक्षण देने जैसा नहीं है? बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद अब इस गैंग ने मुनव्वर फारूकी को धमकी दी है और इसी गैंग पर जब पप्पू यादव ने सवाल उठाए तो भाजपा के नेता मनीष कश्यप, वही जहर फैलाने वाला, उसने पप्पू यादव को धमकी दे डाली। सोशल मीडिया पर हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बिश्नोई को नया हिंदू हृदय सम्राट बता रहे हैं। कानून व्यवस्था की किसी को परवाह नहीं है। जिस गैंगस्टर के चलते दो देशों के रिश्ते बिगड़ रहे हों, उससे पूछताछ के लिए कोई कस्टडी नहीं ले सकता। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर हत्या और धन उगाही जैसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इससे बड़ा आरोप क्या होगा? दरअसल सारा मामला खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या से जुड़ा है। निज्जर जालंधर के भारपुरा गांव का रहने वाला था। वो 1997 में पंजाब से कनाडा पहुंचा। शुरू में प्लम्बर का काम किया और कनाडा में ही शादी की और उसके 2 बेटे भी हैं। बाद में वो खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ के तौर पर जाना गया। फरवरी 2023 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत खालिस्तानी टाइगर फोर्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। निज्जर के ऊपर हत्या और अन्य आतंकी गतिविधियों के 12 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज थे, लेकिन ट्रूडो निज्जर को कनाडा का नागरिक बताते हैं। इसी निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा की सरकार ने पिछले 2 साल से भारत पर लगातार आरोप लगाए हैं। ट्रूडो का यह भी आरोप है कि भारत कनाडा में उसके नागरिकों के बारे में गलत तरीके से जानकारी जुटा रहा है और यह जानकारी आपराधिक संगठनों तक पहुंचाई जा रही है और वे फिर टारगेट को अंजाम दे रहे हैं। ट्रूडो के आरोप के साथ वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने भी देश की सियासत में हलचल मचा दी है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में खुलकर लिखा है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल करके हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसे ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए काम कर रही है। कनाडा में भारतीय अधिकारी खालिस्तानियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को भेजा जाता है ताकि बिश्नोई गैंग को टारगेट की पहचान करने में मदद मिल सके। वाशिंगटन पोस्ट को कनाडा के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय अधिकारियों के बीच हुई बातचीत और मैसेज में भारत के एक सीनियर अधिकारी और रॉ के एक सीनियर अधिकारी का उल्लेख है। आरोपों के मुताबिक वो सीनियर अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा ने 12 अक्टूबर को सिंगापुर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैथली ड्रोइन की एक बैठक हुई थी, जहां कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन के साथ साथ रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में कनाडा ने अमित शाह की संलिप्तता और अन्य सबूतों के बारे में एक विस्तृत जानकारी अजीत डोभाल को दी थी। कनाडा ने डोभाल को निज्जर की हत्या और अन्य मामलों में बिश्नोई गैंग के शामिल होने का सबूत भी दिया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस सीनियर अधिकारी की बात कर रहे थे जिन पर कनाडा ने उंगली उठाई है, बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। गैंगस्टर्स के साथ मिलकर हत्याएं करवाने का आरोप लगाया गया है। लेकिन भारत सरकार लगातार अपने राजनयिकों का बचाव कर रही है और उन पर लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। भारत हमेशा से कनाडा से सबूत मांगता है और आरोपों को खारिज कर देता है। विदेश मंत्री तो यहां तक कह देते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो भैया ये बताओ ना कि ऐसा क्या किया है कि कनाडा भारत के राजनयिकों और गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है। पिछले 10 सालों से भारत की विदेश नीति इतनी अच्छी रही है कि कनाडा और अमेरिका लगातार आरोप लगा रहे हैं। खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले को लेकर अमेरिका की एक कोर्ट ने तो अजीत डोभाल के नाम पर समन तक जारी कर दिया था और जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो अजीत डोभाल उनके साथ नहीं गए। डर का माहौल था, ऐसी चर्चा थी। कनाडा के आरोपों के बाद भारत ने उसके उच्चायुक्तों को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। पलटवार में यही काम कनाडा ने भी किया है। दोनों देशों के रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि इनके जल्दी ठीक होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोदी की इस विदेश नीति के चलते कनाडा में पढ़ने वाले लाखों भारतीय युवाओं का भविष्य संकट में पड़ सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है, कनाडा खालिस्तानियों को बढ़ावा देता है। कनाडा के शहरों में खालिस्तानियों की रैलियों और कार्यक्रमों के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं। कई बार तो इंदिरा गांधी की हत्या को खालिस्तानी बड़े चौड़े होकर झांकी की तरह निकालते हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर कनाडा भारत पर लगातार आरोप क्यों लगा रहा है? और ट्रूडो की सरकार ने आरोप भी उस समय लगाए हैं जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था। खालिस्तानी पन्नू के मामले में भारत अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन कनाडा के साथ मामला हाथ से निकल चुका है। अगर ट्रूडो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें सीधे शब्दों में समझा दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर उनके आरोप बंद नहीं हो रहे हैं तो फिर मामले को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते खराब होने का असर सीधे तौर पर कनाडा में रह रहे भारतीयों पर पड़ेगा, युवाओं पर पड़ेगा। लेकिन मोदी का डंका सिर्फ कनाडा के मामले में ही नहीं फटा है, मामला केन्या का भी है, जहां अडानी को लेकर केन्या के एक नेता ने आरोप लगा दिया है कि नरेंद्र मोदी ने उसे अडानी से मिलवाया था। दरअसल केन्या में इस समय अडानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अडानी सिर्फ पोर्ट ही नहीं बल्कि हेल्थ, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अपना कब्जा जमाने की फिराक में है और केन्या के लोगों को नुकसान ये हो रहा है कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बवाल मचा था नैरोबी एयरपोर्ट को लेकर, जिसका ठेका 30 साल के लिए अडानी को देने की बात हो रही थी, लेकिन केन्या की एक अदालत ने इस डील पर रोक लगा दी। वहां के लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर केन्या की सरकार 30
30-30 साल के लिए सरकारी संपत्तियों का ठेका किसी दूसरे देश की कंपनी को क्यों दे रही है? केन्या के अखबार नेशन अफ्रीका की रिपोर्ट है कि हेल्थ सेक्टर में अडानी की एंट्री के बाद से केन्या में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत महंगी हो गई हैं। स्वास्थ्य सेक्टर में महंगाई इतनी ज्यादा है कि हेल्थ स्कीम पर खर्चा 3600 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल केन्या में सफारी कॉम करके एक कंसोर्टियम है, उसने वहां की सरकार को 10 साल के लिए यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम चलाने का खर्च 31 अरब रुपए बताया था। लेकिन अडानी की एंट्री के साथ ही इस प्रोजेक्ट की कीमत बहुत बढ़ गई और अडानी ने 10 साल के प्रोजेक्ट का कुल खर्चा 67 अरब से ज्यादा बता दिया। मतलब केन्या में 10 साल के यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम चलाने के लिए एक कंपनी 3100 करोड़ मांग रही थी, लेकिन उसी काम को करने के लिए अडानी ने 6700 करोड़ से ज्यादा मांग लिया। हेल्थ सेक्टर के बाद आइए एनर्जी सेक्टर में। केन्या की सरकार ने 5 प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती खर्चा 2100 करोड़ से ज्यादा लगाया था, लेकिन जब अडानी के साथ 3 ट्रांसमिशन लाइन बनाने और सब स्टेशन बनाने का समझौता हुआ तो इसका खर्चा बढ़कर 3900 करोड़ से ज्यादा का हो गया। पिछले हफ्ते ही अडानी ने केन्या की सरकार के साथ 30 साल के लिए 6000 करोड़ से ज्यादा में डील साइन की है। केन्या की ओडीएम पार्टी के नेता रैला ओडिंगा के करीबी इस समय केन्या में ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो के साथ ओडीएम पार्टी गठबंधन में सरकार चला रही है। रैला ओडिंगा ने केन्या में अडानी पर मचे बवाल के बीच कहा है कि अडानी की कंपनी एक मशहूर कंपनी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिंगा को अडानी से मिलवाया था। ओडिंगा का यह आरोप बहुत बड़ा है क्योंकि यह भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि वो किसी बिजनेसमैन के एजेंट की तरह काम करे और दूसरे देशों के नेताओं से मिलवाए। लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से यही करते हुए लगातार नजर आते हैं। कांग्रेस अगर मोदी पर अडानी के मित्र होने का आरोप लगाती है तो क्या दलील देती है? देखिए, जून 2015 में नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए। एक महीने बाद बांग्लादेश ने अडानी के साथ बिजली पर समझौता कर लिया। मार्च 2017 में मोदी मलेशिया गए तो अप्रैल 2017 में अडानी ने मलेशिया में मेगा कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट का सौदा कर लिया। जनवरी 2018 में मोदी इजराइल गए तो दिसंबर 2018 में अडानी ने इजराइल के साथ मिलिट्री ड्रोन बनाने का ठेका हासिल कर लिया। इसी साल जून 2018 में मोदी सिंगापुर गए तो जुलाई 2018 में सिंगापुर की एक कंपनी ने अडानी पोर्ट्स में 1000 करोड़ रुपया लगा दिया। फरवरी 2020 में मोदी श्रीलंका गए तो जुलाई 2020 में अडानी को श्रीलंका के पोर्ट ऑपरेट करने का ठेका मिलने की खबरें आई। जून 2023 में मोदी नेपाल गए तो जनवरी 2024 में नेपाल की सरकार ने कहा कि वहां का एयरपोर्ट अडानी बनाएंगे, मैनेजमेंट भी करेंगे और पब्लिक सेक्टर में निवेश भी करेंगे। अक्टूबर 2023 में मोदी तंजानिया गए तो मई 2024 में अडानी ने दार एस सलाम बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल 2 का 30 साल के लिए ठेका ले लिया। मोदी 2023 में केन्या भी गए थे और हमने आपको बताया कि कैसे केन्या में अडानी के खिलाफ माहौल गर्मा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं। जुलाई 2024 में मोदी वियतनाम गए तो वियतनाम की सरकार ने कहा कि अडानी वहां के हवाई अड्डों में पैसा लगाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मोदी अडानी के लिए काम कर रहे हैं कि देश के नागरिकों के लिए। साहब जब विदेश जाते हैं, जब जाते थे, पहले ज्यादा जाते थे तो भक्त खूब ढोल बजाते थे कि देखो विदेशों में कितनी पूछ हो रही है। पूछ कितनी हो रही थी ये तो समय समय पर सामने आ गया, लेकिन अब सारी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है कि वो किसके लिए जा रहे थे, देश के लिए या फिर सेठ के लिए। सवाल एक ये भी है कि अब तक जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चाहे किसी की भी सत्ता रही हो, वो विदेशी दौरे से पहले बताते थे कि क्या करने जा रहे हैं और आने के बाद बताते थे कि क्या करके आए हैं। लेकिन साहब ऐसा कुछ नहीं करते। साहब विदेश जाते हैं तो खाली एक ही खबर आती है, किससे हाथ मिलाए, किससे गले लगे, किसके साथ सेल्फी खिंचाई, किसके साथ चाय पिया, कौन मुस्कुराया। हमने पहले भी कहा था कि इस तरह की तमाम तस्वीरों के पीछे हकीकत छुपाने का प्लान है, क्योंकि कुछ बताने के लिए है नहीं। अगर देश के लिए कुछ करके आए हो तब तो बताएं। जब करके आए हैं सेठ के लिए और वो बताने लायक है नहीं तो उसके छुपाने के लिए किसी को गले लगा, किसी के गले पड़ जाना है, लगाना नहीं है, पड़ जाना है, फोटो खिंचवा लेना है, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनवा लेना है, भाड़े का ढोल ले जाकर पिटवा लेना है। केन्या और कनाडा के बाद इजराइल की बात, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी नरेंद्र मोदी की दुम दबा रखी है ऐसा लगता है। भारत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में है जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत अपने फौजियों को दूसरे देशों में सर्विस के लिए भेजता है। रिटायर्ड कर्नल वैभव अनिल काले फिलिस्तीन के गाजा में तैनात थे जब इजराइल ने हमला करके उन्हें मार गिराया। यह हमला संयुक्त राष्ट्र की एक गाड़ी पर हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इजराइल से एक सवाल तक नहीं पूछा कि हमारे कर्नल को क्यों मारा। इन्हीं मोदी ने अब लेबनान में हमारे 900 से ज्यादा सैनिकों को राम भरोसे छोड़ दिया है। भारत के 903 सैनिक लेबनान में तैनात हैं। ये सैनिक यूनाइटेड नेशंस अंतरिम फोर्स
फोर्स के तौर पर लेबनान में जान हथेली पर रखकर शांति के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला करके लेबनान को युद्ध की आग में झोंक दिया है, लेकिन वो शांति सैनिकों पर हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया के 34 देशों ने शांति सैनिकों पर हमले को लेकर इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, लेकिन मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव पर साइन नहीं किए। अगर साइन कर देते तो भारत सरकार के फैसले को इजराइल के खिलाफ माना जाता, लेकिन इजराइल से पेगासस खरीदने वाले मोदी की बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इतनी हिम्मत कहां से हो पाती। इजराइल के साथ खड़े होने का मोदी सरकार का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस पर बैन लगा दिया था। तो इस बैन के खिलाफ 104 देशों ने एक लेटर जारी किया और भारत ने इस लेटर पर भी साइन नहीं किया। इजराइल को लेकर मोदी की नीति एकदम स्पष्ट है, नेतन्याहू के खिलाफ नहीं जाना है। मोदी गजा में जारी कत्लेआम से मुंह मोड़ चुके हैं, अमेरिकी धौंस के आगे सरेंडर कर चुके हैं और चीन के खिलाफ तो लाल आंख भी नहीं दिखा पा रहे और लाल आंखों में ऐसा लगता है कि कुछ हो गया है। क्या हो गया है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लद्दाख से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पैंगोंग झील के पास चीन ने रिहायशी बस्तियां बना दी हैं। 2020 में जिस जगह पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था, वहां से ये मात्र 38 किलोमीटर दूर है। जबकि कुछ दिनों पहले ही अजित डोवाल ने मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चीन के साथ बातचीत में आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन चीन सीमा पर गांव के गांव बसाया जा रहा है। तो सवाल पूछेगा कौन, क्योंकि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद जारी है। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और सैन्य बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत हो क्यों रही है? क्योंकि मोदी ने तो कह ही दिया था कि न कोई हमारे यहाँ घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। यह अलग बात है कि चीन का नाम लेने से डर गए, कांपने लगे। भूले तो आप होंगे नहीं, नरेंद्र मोदी ने यह क्लीन चिट चीन को ही दी थी जब गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। लेकिन चीन ने सिर्फ पैंगोंग लेक ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के दूसरे हिस्सों में भी गांव बसाए हैं, हेलीपैड बनाए हैं। लद्दाख में हमारी ही जमीन पर कब्जा करने वाले चीन का अब मोदी नाम तक नहीं ले पाते। लाल लाल आंखें ऐसा लगता है कि बंद हो चुकी हैं। चीन, अमेरिका और कनाडा के साथ भारत के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में नजर आ रहे हैं। इजराइल के सामने सरेंडर, और यही 10 सालों की मोदी की विदेश नीति का हासिल है। हे प्रिय अंधभक्तों, आंखें खोलो, देखो साहेब की विदेश नीति ने किस तरीके से भारत को अकेला थकेला छोड़ दिया है। हर जगह आप अपने पड़ोसी देशों को ही देख लीजिए। जो देश कभी जी हुजूरी किया करते थे वो भी अब आंखें दिखाने लगे हैं। क्या नेपाल, क्या श्रीलंका, क्या बांग्लादेश और क्या मॉरिशस। चीन और पाकिस्तान तो पुराने परम मित्र हैं ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।